प्रिय स्टूडेंट, मैं डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, सबौर कॉलेज सबौर, आज फिर एक नए अध्याय के साथ आपसे रूबरू हूँ। पिछले पिछले लेक्चर में आपने देखा था यूटोपियन सोशलिस्ट विचारकों को, जो समाज के अंदर शोषण, वर्गविहीन और विषमतामूलक समाज को खत्म कर एक समरस समाज की कल्पना करता है। उसी क्रम में आज हम बात करते हैं विकासवादी समाजवादियों का, जिसमें महत्वपूर्ण तौर पर जिनके विचारों से आपको अवगत होना है, उसमें लासाल, वर्नस्टाइन, यूजल सॉरेल जैसे महत्वपूर्ण विचारक आपके अध्ययन का आज विषय होगा। इसके साथ ही हम सिडनी वेब, ब्रिटिश वेब, ऑलिवर और बर्नार्ड शॉ जैसे विचारकों को भी हम देखेंगे, जो समाज के गैर बराबरी को, समाज की विषमतामूलक प्रकृति को खत्म तो करना चाहते हैं, मगर उसका रास्ता लोकतांत्रिक सुधार होगा। संघर्ष की जगह सुधारों में उनका भरोसा होगा। तो आइए आज एक नए अध्याय के साथ एक नई दिशाओं में हम आपको लिए चलते हैं और आज उनके चिंतन और विचारों के साथ आपको अवगत कराते हैं विकासवादी समाजवाद के क्रम में। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि यही समाजवाद को आधार प्रदान करेगा, या यूँ कहें कि समाजवाद के संदर्भ को समझने में ये आपकी मदद करेगा। शोषण मुक्त, समानता पर आधारित समाजवाद की चाह सभी समाजवादी वर्गों को है, परंतु व्यवहार के स्तर पर समाजवाद किस तरीके से लाया जाए, इस प्रश्न को लेकर समाजवाद दो रास्तों से होकर गुजरता है। इस वैचारिक समझ पर समय और परिस्थितियों का स्पष्ट प्रभाव है। कार्ल मार्क्स 19वीं सदी के मध्य का विचारक है, जब यूरोप में लोकतंत्र अपनी स्थापना के लिए संघर्षरत था और उसे सर्वव्यापी मान्यताओं का अब भी इंतजार था। इसलिए मार्क्स ने जो शोषण मुक्त, समानता पर आधारित समाज के लिए हिंसा और वर्ग संघर्ष को जरूरी बताया है। दूसरी तरफ 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ में, जब यूरोप में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सर्वव्यापी मान्यताएं लगातार मिल रही थी और पूंजीवादी व्यवस्था सामाजिक सरोकारों के साथ लगातार जुड़ रही थी, जो सकारात्मक उदारवाद की आहट से दिखती थी। इन परिस्थितियों में सामाजिक चिंतकों का, खासतौर से समाजवादी चिंतकों का एक ऐसा वर्ग खड़ा हो रहा था जिन्हें आशा थी कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के क्रमिक विकास एवं सुधार से भी समाजवाद लाया जा सकता है। ये विचारक मार्क्स के शोषण मुक्त सामाजिक लक्ष्य को स्वीकार तो करता है, परंतु मार्क्स के हिंसा, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की तानाशाही जैसे विचारों से किनारा कर लेता है। मार्क्स ने अपने जीवन के अंतिम 30 वर्ष लंदन में बिताए थे और उनकी अधिकांश कृतियां वहीं से प्रकाशित हुई। इतना ही नहीं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो 1848 में प्रकाशित हुई, जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है, इसकी रचना 1840 के तात्कालिक ब्रिटिश सामाजिक पृष्ठभूमि में हुई। यानी इस पुस्तक की जो पृष्ठभूमि है वो 1840 की तात्कालिक ब्रिटिश समाज है, जिसे ब्रिटेन में भूखा दशक के रूप में जाना जाता है। यहां यह महत्वपूर्ण है कि मार्क्स का चिंतन तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप था। फिर भी इंग्लैंड में इसका बहुत असर नहीं हुआ।
इसकी बड़ी वजह थी यहां यह रेखांकित करना है कि 1865 से 1885 के बीच इंग्लैंड में बड़े बड़े परिवर्तन हुए। राष्ट्र की समृद्धि में मजदूरों को हिस्सा मिला, मजदूर दल संगठित हुए, मजदूर दलों को कानूनी मान्यताएं मिली, श्रम अधिनियम आए और 1867 के आते आते मजदूरों को मताधिकार भी मिल चुका था। दिलचस्प पहलू यह है कि यह सब लोकतांत्रिक समाज में संभव हुआ था। जब सुधार की यह प्रक्रिया चल ही रही थी, तब यहां के लोगों ने वर्ग संघर्ष और क्रांति का सहारा नहीं लिया। इस क्रम में जो सबसे प्रमुख विचारक के तौर पर आप देखेंगे, सबसे पहले और महत्वपूर्ण विचारकों के तौर पर हम देखते हैं लासाल को। लासाल 19वीं शताब्दी का यह विचारक है जिसने मार्क्सवाद की नई व्याख्या प्रस्तुत की। मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को स्वीकार तो करता है और उम्मीद भी करता है कि मजदूरों का उत्थान और पूंजीपतियों का पतन अवश्य संभावी है, परंतु राज्य की प्रकृति और परिवर्तन के तरीके को वह नहीं अपना पाता है। लासाल अपनी योजना को प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से जो अपने विचार रखते हैं, उस संदर्भ में आपको देखना है कि लासाल ने पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों को शोषण मूलक बताया और समाजवाद का सुझाव दिया। इसके तहत उत्पादन के सभी क्षेत्रों में उत्पादक सहकारी समिति की स्थापना की सलाह उन्होंने दी। वस्तुओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण मजदूरों के हाथों में होगा, उसे श्रम का पूरा मूल्य मिलेगा, मजदूरी प्रथा समाप्त की जाएगी, राज्य को प्रहरी स्टेट की भूमिका में नहीं रहना होगा, वरन राज्य का हस्तक्षेप बढ़ेगा और मजदूरी के लौह नियम को तोड़ा जाएगा। यहां यह महत्वपूर्ण है कि इतने महत्वपूर्ण सुझाव, इतने क्रांतिकारी बदलाव की बात तो वो करते हैं, लेकिन परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वह बहुत ही लोकतांत्रिक और सुधारात्मक है। इस योजना को लागू करने के लिए लासाल की दृष्टि में मजदूरों को एक राजनीतिक दल के रूप में संगठित हो जाना चाहिए तथा मताधिकार प्राप्त कर महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त करना चाहिए और अपनी कानूनी स्थिति को मजबूत करनी चाहिए। संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर ही अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, अपने संघर्ष को जारी रखना है और अपने उद्देश्यों में सफल होना है। यहां यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि इस संदर्भ में बहुत ही क्लियर कट दृष्टिकोण है लासाल का कि कोई भी संघर्ष का रास्ता नहीं होगा। वो लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर व्यवस्थाओं में परिवर्तन चाहता है। वो चाहता है कि शोषण मुक्त वर्ग रहित समाज हो। ये तो उसकी कामना है जो मार्क्स से साम्य रखता है, परंतु मार्क्स के विचारों को व्यवहारिक रूप में, सामाजिक रूप में उतारने की जब कोशिश होती है तो उन्होंने एक सुधारात्मक रवैया अपना लेता है। वह एक सुधार की दृष्टि से आगे बढ़ना चाहता है, क्रांति का कोई मार्ग नहीं अपना पाता। इसीलिए इन्हें विकासवादी समाजवादी के रूप में देखा जाता है या कल्पना लोक्य समाजवादी के रूप में, क्योंकि समाजवाद या मार्क्सवाद के मूल चिंतन की तरफ जो उनकी कार्य पद्धति है उनमें इनका भरोसा नहीं है। वो उस रास्ताओं का चयन ये नहीं कर पाते हैं। अब मिलिए दूसरे एक महत्वपूर्ण विचारक एडवर्ड बर्नस्टाइन से। ये खुद भी एक जर्मन समाजवादी चिंतक हैं। बर्नस्टाइन ने एक जर्मन पत्रिका में लेखों की एक सीरीज छपाई जिसका उद्देश्य
तात्कालिक परिस्थितियों में मार्क्स के विचारों का प्रचार प्रसार था। इसके साथ ही अपनी कृति एवोल्यूशनरी सोशलिज्म जो 1898 में आई थी, मार्क्स के विचारों के प्रचार प्रसार में के क्रम में कुछ असंगति प्रकट की, यानी कि मार्क्स के विचारों से कुछ हटकर बात रखने की इसने कोशिश की और मार्क्स के चिंतन पर एक तरह से सवाल खड़े किए। यहाँ यह आप स्पष्ट होना चाहिए कि यह मार्क्स के विचारों के प्रचार प्रसार का ही इनका उद्देश्य था, लेकिन मार्क्स के विचारों से जिन जिन मुद्दों पर असंगति थी उस पत्रिका में इन्होंने अपनी कृति में भी इसका जिक्र किया और अपनी असंगति को व्यक्त किया है। इन्होंने कहा कि 20वीं सदी में उद्योग के सारे क्षेत्र बड़े उद्योगों में केंद्रित नहीं हुए, बल्कि छोटे छोटे उत्पादक केंद्रों में फैल गए। जबकि मार्क्स का कहना था कि पूंजीवाद अपने अंतर विरोधों से नष्ट होगा और उत्पादन के साधन कुछ हाथों में सिमट जाएंगे। वर्नस्टाइन का मानना है कि ऐसा औद्योगिक समाज में देखने को नहीं मिलता, यानी कि उत्पादन के साधन का केंद्रीकरण होने की बजाय इसका विकेंद्रीकरण हुआ है। दूसरा सवाल उन्होंने महत्वपूर्ण तौर पर उठाया, यह ध्यान रखना है कि यह 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के दौरान का यह घटनाक्रम है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाया कि वर्ग संघर्ष उतना तीव्र नहीं रहा, कामगार लोगों की स्थिति बिगड़ने की बजाय सुधरी है। यहां पर यह महत्वपूर्ण है कि जो सामाजिक और राजनीतिक सुधार हो रहे थे, जो पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर ही सुधार हो रहे थे, लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर सुधार हो रहे थे, उसके तरफ ध्यान आकृष्ट कराते हुए इनका कहना था कि वर्ग संघर्ष तीव्र नहीं हुआ और मजदूरों की स्थिति या कामगारों की स्थिति, सर्वहारा वर्ग की स्थिति खराब होने की बजाय, बिगड़ने की बजाय सवर सी गई है, उनमें सुधार आया है। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल इनका था कि मध्यम वर्ग का आकार घटने की बजाय बढ़ा है। बड़े मध्यम वर्ग बड़े व्यापार के ताकत को रोकने की भूमिका निभा रहा है, यानी कि मध्यम वर्ग जो है उसका आकार घटने की बजाय बढ़ा है और वो बड़े उद्योगपति और बड़े उत्पादन केंद्रों पर एक तरह से नकेल रख कसने की कोशिश है, एक तरह उस पर नियंत्रण रखने की कवायद है। इसके बाद वर्नस्टाइन का मानना है कि मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद के विकास के साथ समाज दो वर्गों में बंट जाता है, पूंजीपति और सर्वहारा, और इसमें गरीबों की संख्या बढ़ती जाती है जबकि अमीरों की संख्या घटती है। परंतु नई परिस्थितियों में ऐसा नहीं दिखता है। तो इन असंगतियों को ध्यान में रख करके वर्नस्टाइन समाज में एक परिवर्तन की वकालत करता है और इसी क्रम में वर्नस्टाइन मानते हैं कि निकट भविष्य में इन परिस्थितियों में कोई सर्वहारा क्रांति की कोई संभावना नहीं है। एक बनी बनाई व्यवस्था को ध्वस्त करने और करके एक नया रास्ता चुनने के बजाय लोकतांत्रिक संस्थाओं में ही अधिक से अधिक आर्थिक एवं सामाजिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। उसने मार्क्स के विचारों का खंडन करते हुए आर्थिक सिद्धांतों को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि पूंजीवादी व्यवस्था जिस देश में आज आगे बढ़ी है वहां मार्क्स की भविष्यवाणी गलत सिद्ध हुई। वर्नस्टाइन ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, वर्ग शोषण जैसे विचारों को अस्वीकार कर दिया और वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र को ही समाजवाद की ओर अग्रसर होने का रास्ता बताया। यहां एक बात बहुत ही स्पष्ट है वर्नस्टाइन के विचारों में कि वह एक लोकतांत्रिक सुधारों का रास्ता अपनाता है। वो सर्वहारा और कमजोर वर्गों की हिमायती तो जरूर है, लेकिन उसके कल्याण का रास्ता हिंसा की बजाय सुधार के रास्ते से आगे बढ़ने के पक्ष में है वर्नस्टाइन। अब वर्नस्टाइन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक आप देख सकते हैं, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, जो 1898 में आई। इन विचारों का जिक्र इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा।
इसके बाद इनके महत्वपूर्ण विचारों में आप वर्नस्टाइन को बहुत ही करीब से महसूस कर सकते हैं कि एक सुधारवादी दृष्टिकोण, समाजवाद के अंदर एक सुधारवादी दृष्टिकोण का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, जिनका उद्देश्य लोकतांत्रिक ढांचे में व्यक्ति के लिए जो समाज के हाशिए पर है उसके लिए एक अच्छी स्थिति की संभावना की तलाश है वर्नस्टाइन का विचार। अब आइए इसी क्रम में विकासवादी समाजवाद के अंदर हम एक और भी महत्वपूर्ण विचारों का जिक्र करते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है फेबियनवाद। फेबियनवाद का विचार दरअसल समाजवादी विचारधारा में फेबियनवाद का जन्म जो है वह इंग्लैंड में होता है, और फेबियस कुंटस जो एक रोमन सेनापति हैं, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर डेविडसन के 12 शिष्य, ये वो शिष्य थे जो दर्शन पढ़ना चाहते थे और समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि दर्शन का अध्ययन और फिर समाज कल्याण ये जिंदगी का एक लंबा रास्ता हो जाएगा, और उन्होंने डेविडसन को छोड़कर एक नई पहल की और फेबियन सोसाइटी की स्थापना की। फेबियन सोसाइटी के विकास और सुधारात्मक कार्यों को बाद में फेबियनवाद की संज्ञा दी गई, जो रोमन सेनापति फेबियस कुंटस के विचारों से प्रभावित है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण तौर पे हम देखते हैं, प्रमुख फेबियनवादी विचारकों का अगर जिक्र करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं सिडनी वेब, ब्रिटिश वेब और बर्नार्ड शॉ। इसके अलावे ओलिवर, ग्राहम ब्लेस, इनका भी जिक्र बिल्कुल स्वाभाविक है। इन विचारकों ने जो तत्कालिक सामाजिक परिस्थितियों में राय रखे वो फेबियनवाद के श्रेणी में आता है। अब आइए हम बात करते हैं फेबियनवाद के मूल मान्यताओं पर बात कर लें। फेबियनवाद के मूल संदर्भ में क्या कहना है। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित फेबियनवाद का जन्म इंग्लैंड में हुआ। वस्तुतः यह विचार फेबियन सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, जिसके 12 सदस्य अमेरिकी प्रोफेसर थॉमस डेविडसन से दर्शन का अध्ययन कर समाज के लिए बेहतर कार्य करना चाहते थे, लेकिन कुछ ही समय में लगा यह रास्ता बहुत लंबा है, और डेविडसन का शिष्यत्व छोड़कर 1884 में रोमन सेनापति कुंटस फेबियस के नाम पर फेबियन सोसाइटी की स्थापना की। इस विचारधारा का मूल मंत्र था कि समाजवाद की स्थापना धीरे धीरे की जाए, वर्ग संघर्ष की जगह तर्क वितर्क को अपनाया जाए, अपने प्रचार प्रसार के लिए भाषण, इश्तिहार, राष्ट्रीय एवं स्थानीय अधिकारियों से मिलना जुलना, उन्हें विश्वास में लेना, समाज कल्याण के लिए विधि निर्माण के लिए दबाव बनाना इसके प्रमुख साधन थे। इनका उद्देश्य मध्यम वर्ग में समाजवाद के प्रति संशय को दूर करना था। वस्तुतः यह आंदोलन एक मध्यम वर्गीय आंदोलन था। इस आंदोलन ने पूंजीपति के बजाय जमींदारों और सामंतों को निशाना बनाया। सच तो यह है कि फेबियनवादी विचारकों ने ही सामाजिक असमानता का आधार पूंजी की बजाय जमीन को बताया, और एक नई अवधारणा के साथ सामंतवादी विरोध के संदर्भ में एक फेबियनवादी विचार को रखा। यहां यह महत्वपूर्ण है कि इसका मुख्य निशाना सामंतवाद था, पूंजीवाद नहीं। इसी क्रम में एक और आंदोलन महत्वपूर्ण तौर से आपको समझना है, वह है समष्टिवाद या राजकीय समाजवाद। इसका संबंध भी ब्रिटेन से है, और
इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तौर पे यह समझना है कि फेबियनवाद ने भूमि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में समाज जन मूल्यों की पहचान की। समष्टिवाद का विचार इसी मान्यता पर आधारित है। स्वाभाविक है कि उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए, ये इसका मकसद था। समुदाय इस विशाल कार्यों को संभालने के लिए अपनी प्रतिनिधि संस्था राज्य को स्वीकार करेगा। समष्टिवादी चिंतन का आदर्श लोकतांत्रिक राज्य है। समुदाय में मजदूरों का बहुमत रहेगा, इसीलिए राज्य स्वयं मजदूरों का प्रतिनिधि होगा। समष्टिवाद मुख्यतः मध्यम वर्गीय आंदोलन है। मजदूर वर्ग के साथ उसका सीधा संबंध नहीं है। मजदूर की के हित साधन की जो उन्होंने कल्पना की है वह ठेठ मध्यम वर्गीय रंगों में रंगी हुई है, जो फेबियनवाद के ही मान्यताओं को आगे बढ़ाता है। अब इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण विचारक के तौर पर आप इसे देख लें। एक अगले विचारक के तौर पर हम देखते हैं श्रम आधिपत्य समाजवाद, जिसके प्रमुख विचारक हैं यूजेल सोरेल। ये एक फ्रांसीसी समाजवादी विचारक हैं। यह मूलतः फ्रांसीसी श्रम आंदोलन का एक हिस्सा था। यूजेल सोरेल ने 20वीं सदी के आरंभ में श्रम आधिपत्य सिद्धांत की विवेचना की। यह विचारक मार्क्सवाद से प्रभावित है, परंतु बाद में मार्क्स के नियतिवादी दृष्टिकोण का खंडन करते हुए केवल नैतिक सिद्धांतों के रूप में स्वीकार किया है और हिंसा एवं मिथक की धारणाओं का सिद्धांत दिया है। इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है रिफ्लेक्शन ऑफ वायलेंस, जो 1906 में आई। इनके विचारों का जो दृष्टिकोण है इसी पुस्तक में देखने को मिलता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं श्रम आधिपत्य समाजवाद के प्रमुख विचारों के बारे में। श्रम आधिपत्यवाद में श्रम संघ संगठन भावी सामाजिक व्यवस्था के केंद्र होंगे तथा श्रम संगठन को राजनीतिक दल से स्वतंत्र रहने की सलाह देते हैं यूजेल सोरेल। श्रम आधिपत्यवाद ने मार्क्स के वर्ग संघर्ष को स्वीकार करते हुए पूंजीवाद के विरुद्ध वर्ग संघर्ष का संचालन औद्योगिक कार्रवाई के क्षेत्र में होना चाहिए, न कि राजनीतिक क्षेत्र में। सोरेल की मान्यता है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्पादन के साधनों और उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने आम हड़ताल का तरीका उपयुक्त समझा। सोरेल ने इसे हिंसा का तरीका बताया है। सोरेल ने राज्य तथा उसके संगठनों के समाप्ति की कामना की है। सोरेल ने अपने मिथक एवं हिंसा की संकल्पना के संदर्भ में सोरेल ने इस बात का खंडन किया है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया किन्हीं कठोर नियमों से बंधी होती है जो इसे प्रगति की दिशा में ले जाती है। सोरेल ने तर्क दिया कि मनुष्य मिथक के बल पर ही अपने भविष्य पर नियंत्रण कर सकते हैं, वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर नहीं। राजनीतिक उपकरण के रूप में मिथक की संकल्पना सोरेल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। सामान्यतः मिथक के अंतर्गत किन्हीं अलौकिक चरित्रों और घटनाओं का वर्णन होता है जिन पर विश्वास तो किया जा सकता है परंतु उन्हें प्रमाणित नहीं किया जा सकता। सोरेल ने
मिथक को एक नए यथार्थ के निर्माण के साधन के रूप में मान्यता दी है। सोरेल के शब्दों में लक्ष्य कुछ नहीं है, गति ही सब कुछ है। सोरेल ने सुखवाद और भौतिक मूल्यों का विरोध करते हुए मानवीय गरिमा को फिर से स्थापित करने पर बल दिया है और इस ध्येय की पूर्ति के लिए हिंसा का समर्थन किया है। सोरेल ने हिंसा के परंपरागत अर्थों तक ही सीमित नहीं रखा। इसके अनुसार हिंसा के अनेक रूप हैं जिन्हें इस रूप में पहचाना जाता है। उन्हें नैतिक एवं धर्म सिद्धांत को समाज पर बलपूर्वक लागू करना, चिरस्थायी समाज के कानून एवं मान्यताओं को मानने के लिए विवश करना भी एक प्रकार की हिंसा है। सोरेल के अनुसार सारी राजनीतिक प्रक्रिया एक टकराव की प्रक्रिया है, मेलजोल की नहीं। इस तरह सभी रचनात्मक बल प्रयोग को सोरेल ने हिंसा की श्रेणी में रखा है। इसलिए हिंसा का सोरेल की दृष्टि से एक व्यापक अर्थ है। अब इसके बाद हम बात करते हैं श्रेणी समाजवाद का। श्रेणी समाजवाद, इसकी उत्पत्ति भी ब्रिटिश श्रम आंदोलन की एक प्रवृत्ति के रूप में हुई है। श्रेणी समाजवाद वर्ग संघर्ष के मार्क्सवादी विचारों को स्वीकार तो करता है और राज्यों को शोषणकारी संस्था भी बताता है। मजदूरी प्रणाली को खत्म कर उद्योगों पर श्रेणियों के नियंत्रण की वकालत करता है। यहां एक बात ध्यान रखना है कि श्रेणी समाजवाद न केवल फेबियनवाद का विरोध करता है बल्कि वह साम्यवाद का भी विरोध करता है और उसमें व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति का जो गिल्ड है, जो मजदूरों का जो गिल्ड है, श्रेणी है, उसके आधिपत्य की वकालत करता है। श्रेणी समाजवाद जो है यह एक ब्रिटिश श्रम आंदोलन का हिस्सा रहा है। इस विवेचना से यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि जितने भी विचारक हैं वो कहीं ना कहीं मार्क्स के लक्ष्य के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। वो चाहते हैं कि समाज में गैर बराबरी खत्म हो, समाज में शोषण खत्म हो, समाज में एक मानवीय गरिमा की बहाली संपन्न हो, एक व्यक्ति को महत्व मिले। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन जब इसकी प्राप्ति के लिए जो रास्ता चुनने का वक्त आता है तो ये सारे के सारे विचारक मार्क्स के चिंतन से किनारा कर लेता है और तत्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप इसमें परिवर्तन की गुंजाइश ढूंढता है और खुद को मार्क्स के चिंतन से थोड़ा दूर पाता है, अलग पाता है और एक सुधारात्मक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा दिखाता है। जब हम अगले कड़ी में बात करेंगे तब हम आपसे बात करेंगे मार्क्स के मूल संकल्पनाओं पर, मार्क्स के मूल चिंतन पर, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में आप जानते हैं। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि विकासवादी क्रम का समाजवाद का यह चेहरा आपको समझ आया होगा और हमने जो आपके लिए मेहनत की है उसकी शायद सार्थकता सिद्ध हुई होगी। धन्यवाद।